हाय एवरीवन, आई एम शगुन रंगबुला और आप सबका एग्रीकल्चर वाला चैनल पर स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि फेज 1 और फेज 2 जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो क्या क्या उसका सिलेबस रहता है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम सब जो है इसकी डिस्कशन करेंगे कि फेज 1 एज वेल एज फेज 2 में हमें किस चीज पे, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कि पहले हम ये समझते हैं कि नाबार्ड के सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनमें से कौन से मेरिट सेक्शन में आते हैं। तो पहले देखिए रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। अगर हम लोग ये पहले की 5 की बात करें सब्जेक्ट्स की, तो ये है हमारे क्वालिफाइंग सेक्शन जिन्हें हमें क्वालिफाई करना बनता है, बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट 3 की बात करें जिसमें हमारा जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और लास्ट पे आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये 3 हमारे हैं मेरिट सेक्शन जो हमारी मेन मेरिट को डिसाइड करेंगे। तो एज सच पहले हम लोग क्लियर कर दें कि इसमें पहले 5 सब्जेक्ट का कोई भी जो सिलेबस है वो नाबार्ड के द्वारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया जाता। ये हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखते हुए जो है कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसमें हम लोग अरेंज करते हैं। बट येस फॉर ईएसआई और एआरडी बहुत बढ़िया तरीके से जो है नाबार्ड ने एक एक टॉपिक का सिलेबस हमें बताया होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने पहले सेक्शन पे चलें जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस में से पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है उसका। तो पहले हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे अगर हम लोग टॉपिक्स देखते हैं तो जैसे कि पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। पहले जो 2 से 3 टॉपिक हैं ये है हमारे स्पीड मैथ्स के, तो इनको हम लोग स्पीड मैथ्स में पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला आता है नंबर सिस्टम, जिसमें HCF LCM वगैरह जैसे कि संख्या प्रणाली HCF LCM को पढ़ना। तो एज सच इनके जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाते हैं, बट यस ये बेसिक्स हैं, तो हो सकता है इसी का कोई भी पार्ट जो है आपको इन सब में से पूछ सकते हैं। तो एज सच कोई LCM निकालो, HCF निकालो, एज डायरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे पहले जो 3 टॉपिक हैं ये आते हैं सारे स्पीड मैथ्स के। उसके बाद जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक, उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु के बेसिस पे जो है एवरेज उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टनरशिप पे, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट लॉस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम और वर्क पे। तो ये कुछ मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि स्पीड मैथ्स के अलावा जो है किन में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट इनमें से एक एक दो क्वेश्चन जो है अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुए, इसके बाद आते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद DI डाटा इंटरप्रिटेशन में से अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप भी एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर का, तो वहाँ पे DI का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन अगर हम लोग क्वांट्स की बात करते हैं तो उसमें से देखने को मिलता है। और लास्ट आता है मेंसुरेशन। तो ये था कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। नेक्स्ट देखते हैं, तो पहले आता है रीजनिंग में कौन से हैं, जिसमें कि पहला है एनालॉगी क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये जो है ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं रीजनिंग के, जिसमें कि एनालॉगी क्लासिफिकेशन आती है। उसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट और अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट पे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सब हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम ये देखते हैं कि डाटा सफिशिएंसी, एज सच डाटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है, बट डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जो है वो इनमें से किसी भी 4th से लेके 12 तक किसी भी टॉपिक में पूछ सकते हैं। मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ ब्लड रिलेशन का। अब वो क्या आपसे पूछ सकता है, कोई भी ब्लड रिलेशन के डायग्राम देके दे कैन आस्क कि बताइए कि ए जो है उसका ये रिश्ता है, बी का ये रिश्ता है, क्या ए स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू ओनली आंसर या फिर बी स्टेटमेंट। तो इस तरह से वो आपको डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं इनमें से किसी भी चैप्टर के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इसके बाद देखें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पे क्वेश्चन, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन। तो ये सब हमारे क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बनते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करते हैं 19th तक, तो 14 से 19 तक जो है ये हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है चैप्टर्स। तो यहाँ से भी हमें जो है क्वेश्चंस रीजनिंग में बात करें तो देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इन्फरेंस बेस्ड, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट,
तो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। और एंड पे लिख दिया मिसलेनियस टॉपिक, कोई अगर एक दो मिस हो गया तो उसे हम लोग, या कोई अलग ही टॉपिक में से आ गया तो उसको हम लोग मिसलेनियस टॉपिक कह देते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे रीजनिंग के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंग्लिश सिर्फ आप प्री के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब कि फेज 1 के लिए नहीं कर रहे हैं, यही आपका मेरिट सेक्शन बन जाएगी फेज 2 में। इसीलिए आज इन इंग्लिश पे इन्वेस्ट करना, आज उसको अच्छी तरह से पढ़ना, वो आपके मेरिट सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसी पे आपको फर्दर ऐसे, प्रेसी, ऑफिस कॉम्प्रीहेंडिंग्स, तो इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग आरसी। आरसी क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जिसमें से बहुत आगे एक आरसी देके वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो ये है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम लोग इंग्लिश के बात करते हैं। इसके अलावा क्लोज, टेस्ट और फिलर्स, पैरा जम्बल्स उटपटांग दे देगा, उसको हमें जम्बलिंग जो है उसको करेक्ट सीक्वेंस में रखना होगा, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन करना, वर्ड इंटरचेंज प्रॉब्लम, कनेक्टर, फ्रेज एंड इडियम्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना, या फिर उस फ्रेज की रिप्लेसमेंट करना। तो ये टॉपिक इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में ही आपसे सारा जो है इसके बारे में पूछा जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए यही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बाकी सब में तो फिर भी 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और अगर एआरडी और ईएसआई में बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चे ये पार्ट कर देते हैं स्किप, कि डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल एक आध कोई सीरीज देख लेंगे और हो जाएगा। बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे इसी की जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग सेक्शन जो है वो भी क्लियर नहीं होता, जो इसकी हार्डली 1 या 2 या फिर कहीं 2 से 3 मार्क्स इसकी जो जाती है कट ऑफ, वो भी क्लियर नहीं होती। तो इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी बनता है। ठीक है, हम उतनी वेटेज नहीं देना चाहेंगे, बट फिर भी डिसीजन मेकिंग को पढ़ना हम ऐसे बिल्कुल स्किप भी नहीं कर सकते। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं डिसीजन मेकिंग के। तो पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसीजन, ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन, बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती है डिसीजंस की, तो इसमें हमें वो सारी कवर करनी होती है कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है डिसीजंस की। उसके बाद आते हैं थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, हमें उसमें से भी इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत वो पढ़ने होते हैं। निर्णय लेने की तकनीक और मॉडल्स, जैसे कि बहुत सारे इसमें मॉडल्स रहेंगे, तो हमें वो क्लियर करने हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं। बायसेस एंड हेरिस्टिक, ये दोनों टॉपिक ही हम इनको एक टॉपिक में भी कर देते हैं कि हेरिस्टिक्स और बायस, और साथ में ट्रैप्स इन डिसीजन मेकिंग, ये ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक में हम लोग कवर कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिस्कशन। और अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्ट होकर बोलूं तो लास्ट 3 टॉपिक्स इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कि हम लोग एथिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, नेतृत्व जिसको कि लीडरशिप कहेंगे, एंड मेंटल अकाउंटिंग एंड नज थ्योरी, तो ये इंपॉर्टेंट इतने भी ज़्यादा नहीं है अगर हम लोग ऊपर के टॉपिक्स के साथ कंपैरिजन करें। बट स्टिल पास्ट ईयर में हमें 1-2 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे, 10 में से अगर 1-2 आ रहे हैं तो फिर भी हम इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी ऊपर वाले टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हमारा 5th आता है कंप्यूटर नॉलेज। अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें से भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए अगर मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करूं तो वो है ल्यूसेंट की। जैसे अभी लास्ट ईयर की नाबार्ड के एग्जाम में उन्होंने फेज 1 में इसके लिए क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट राउटर्स के बारे में पूछा था। इस बुक में बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंट इंटरनेट्स को लेके कौन कौन से हैं, लैन वैन जितने भी तरह के हैं, या फिर जो नॉर्मल कीज होती हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग ये की प्रेस करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ है। इस तरह से ल्यूसेंट की बुक जो है ये सफिशिएंट है, जिससे आप अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपने इसी के प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हो तो एक अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की एमसीक्यूज पे, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये 2 बुक्स जो है वो सफिशिएंट है, जिससे आपका कंप्यूटर का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। अब ये तो था अभी तक जो हमारा चल रहा था मेरिट सेक्शन, क्वालिफाइंग सेक्शन का, मतलब कि नॉन मेरिट सेक्शन कहें तो, जिसमें हमें क्वालिफाई करना जरूरी है, बट उसके अगर मार्क्स हमें ज़्यादा भी नहीं मिले, मतलब हम सिर्फ क्वालिफाई कर जाए सफिशिएंट है। जहां से हमारे मेन मेरिट बननी है, तो ये अब वो हमारा सेक्शन हो गया स्टार्ट। तो यहाँ से हमारे मेन मेरिट सेक्शन है, जिसमें मैं पहला सब्जेक्ट आपको बताने लगी हूँ जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में इसमें हमें सबसे पहले जो कवर करना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है
PIB में जितनी भी न्यूज आ रही हैं हमें वो सारी करनी है कवर, मतलब कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जितनी भी न्यूज है हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नाबार्ड की वेबसाइट पे जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन ये आप लोग ESI इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। ARD पार्ट में भी हम जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी उसको कवर करेंगे। बट देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो कि स्टैटिक स्कीम्स हैं, पुरानी हैं, उसमें ज्यादा अब चेंजेस नहीं हुए, तो हमें वो सारी जो स्कीम्स हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस के चैप्टर में भी करनी पड़ेगी। मतलब कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट में भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, सर्वे है जिसमें इंपॉर्टेंट एक नाफी सर्वे जो मैं इस टाइम रिकॉल कर पा रही हूँ, नाफी सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसमें हमें ये सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स भी कवर करनी है। और बजट, जैसे इसमें मेरे को एक हैंडलूम रिपोर्ट जो है, हैंडलूम बजट, वो याद आ रहा है कि इसमें हमें इतने सारे जो हैं ये सारा हमें इसमें जनरल अवेयरनेस पार्ट के लिए कवर करना है। बाकी नाबार्ड की वेबसाइट पे जो भी कुछ भी नया आ रहा है वो तो हमें कवर करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ESI, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, 40 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट होंगे, मेरिट सेक्शन डिसाइडिंग होगा। तो अब उसके कौन कौन से, अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को लेके, जैसे कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि हमें इसमें इकोनॉमी के बारे में देखना है और छोटे छोटे जितने भी इश्यूज चल रहे हैं या मेजर इश्यूज जितने भी हैं, सोशल इश्यूज, वो सारा हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें एक बताऊं तो जैसे कि हमने जितने पास्ट ईयर एनालिसिस की है उसमें हमने यही देखा है कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग ESI पार्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की, तो अराउंड 70 to 80% भी अगर हम लोग कहें तो आपके जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वो हो रहे हैं करंट पार्ट में से। मतलब कि इसमें जो स्टैटिक पार्ट है उसको इतनी वेटेज नहीं दी जा रही। बट अगर वेटेज नहीं दी जा रही इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनमें से किसी भी पार्ट को स्किप कर देंगे। हो सकता है वो उसी स्टैटिक पार्ट में से करंट का कोई क्वेश्चन पूछ ले। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, जैसे कि हो सकता है इन्फ्लेशन का, जैसे कि हमारा ये चैप्टर है ट्रेंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल एंड इंडिविजुअल इनकम पे क्या इफेक्ट है। अब हो सकता है ये टॉपिक हमारा स्टैटिक में है बट वो आपसे इसी इन्फ्लेशन का कोई करंट का क्वेश्चन पूछ ले, भी बताइए करंट इन्फ्लेशन कितनी हुई है। पॉवर्टी एलिवेशन एवरी टाइम हॉट टॉपिक रहता है, ये पॉवर्टी एलिवेशन किस तरह से है, कितनी है। तो ये जितने टॉपिक्स हैं हो सकता है इसका कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपसे जो है वो करंट में पूछ ले। तो ये प्रिडिक्ट किया गया है, देखा गया है बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद कि ESI में से जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि 70 to 80% वो सारा करंट में से उठा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। करंट डेटा बेस्ड फिगर, रिपोर्ट, सर्वे, इन सब में से हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ESI से, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ये टॉपिक है। पॉपुलेशन ट्रेंड्स, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अब अगर ये हमें सिलेबस सारा नाबार्ड ने स्पेसिफाई किया है तो इसका मतलब कि फिर अगर नाबार्ड अपनी वेबसाइट पे खुद ये डाल रहा है कि ये भाई आपका सिलेबस है तो हम उसको स्किप फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कौन कौन से इसमें से टॉपिक हैं, जैसे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन सी हैं, रूरल बैंकिंग क्या है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी क्या है। तो ये सारे जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जब हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम बहुत बारी एनालाइज किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को कैटर किया है नाबार्ड के, बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट्स जो आज भी हैं जो आज नाबार्ड के ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मुझे भली भांति मुझे अच्छी तरह से पता है कि ESI का कौन सा पार्ट वो पूछ रहे हैं, ARD का कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट का कितना आ रहा है, जेनरिक जो है स्टैटिक पोर्शन में से वो कितने क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें भी पता है कि करंट स्टैटिक में से जो है ESI का बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, अब वो स्टैटिक को ही जनरल मतलब कि करंट अफेयर्स के तौर पे पूछना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक्स बनते हैं फॉर ESI, जैसे कि इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जो हैं एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, हेल्थ के बारे में, तो एक एक जो टॉपिक है वो आपके लिए क्लियरली वे में मेंशन किया गया कि ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा देखते हैं सोशल जो है मूवमेंट कैसे हैं, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज क्या चल रही है, तो हमारा मस्ट टॉपिक है जिसमें से हमें करना ही करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे हमारे टॉपिक जो है वो ESI पार्ट से बनते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। नाउ जस्ट मूव ऑन टू 8th टॉपिक जो हमारा है एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे हम लोग देखेंगे रूरल डेवलपमेंट को लेके कौन कौन से टॉपिक। और बेस्ट चीज इसमें यही है कि ये नाबार्ड ने खुद अपनी वेबसाइट पे सारा एक एक डिटेल जो है वो हमें बहुत क्लियर वे में एग्रीकल्चर की मेंशन की है कि हम आपसे किस टॉपिक में से, कौन से सब टॉपिक में से जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वही बात, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम बहुत बारी दिलाया भी है बच्चों को और खुद दिया भी है, तो मुझे इसमें पता है कि वो किस टॉपिक में से क्या वेटेज के अकॉर्डिंग जो आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो पहला जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें वो आपसे करंट बेस्ड जो है वो डाटा सुनना चाह रहे हैं, उनको कितना उसके बारे में पता है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े तो बेसिकली देख लो एक एक चीज क्लियरली मेंशन की है, ये डायरेक्ट उसके नोटिफिकेशन जो है उसी से लिखा गया है कि वहां पे क्लियरली मेंशन था कि एग्रीकल्चर में से हम आपसे इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मीनिंग क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है। तो कंप्लीटली हमें एक एक चीज डिफाइन की गई है। एग्रोनॉमी में से हम क्या पूछ सकते हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से हमारे लिए इजी कर दिया गया है ना। उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर में फर्दर आते हैं, तो पहले उन्होंने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से शुरू किया, ये पूछ सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या आपसे टॉपिक जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम क्या है, सोर्स क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग में से क्या क्या पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी है, ये सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन कि बताइए हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग, उसके ब्रांचेस क्या है, कौन कौन सी वेरियस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इसी एनिमल हस्बेंड्री को कंटिन्यू करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैटल, किसी भी क्या आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बात किया क्या कि इन्होंने की कि इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो है वो अलग से प्रॉपर मेंशन करके दिया कि हमारी मेन वेटेज हम लोग पोल्ट्री का, उन्होंने अलग से हमें जो है यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया, जिसमें उन्होंने कहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्टेटस क्या है, कॉमन टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है पोल्ट्री को लेके, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये सारा कुछ हमें पोल्ट्री को लेकर उन्होंने अलग से स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट फिशरी साइंस का क्या है, फॉरेस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मैंसुरेशन, तो ये सारे टॉपिक। लास्ट आए तो हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कहें तो एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें आपको करंट का भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट में कितने केवी के हैं, कब जो है केवी के हमारे इंक्रीज हुए हैं, लाइक पहले कितने थे और अब अगर 731 हुए हैं तो कब हुए हैं, ठीक है, और कितने हैं, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता ही है। तो ये सारे हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के टॉपिक्स। उसके अलावा इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आपको इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये सब बताइए, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं INDC, CAPCC, इन सब के बारे में भी बताइए। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब कि यहाँ से वो हमसे करंट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको करंट का भी पता होना चाहिए क्या क्या है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर पे, और इश्यूज कौन कौन से जो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम कॉज कर रही है। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक उन्होंने हमें करंट के मेंशन किए। तो ये सारा तो था हमारा एग्रीकल्चर को लेके। अब अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट को लेके देखें, जिसमें कि बहुत सारे हमारे चैप्टर्स आते हैं, पंचायती राज सिस्टम, इन सब में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट, ARD, एग्रीकल्चर पहले पढ़ लिया, एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडियन रूरल इकोनॉमी किस तरह से है, सोशल और डेमोग्राफिक जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, पॉपुलेशन इन इंडिया, किस तरह से रूरल पॉपुलेशन, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको ये सब इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी, रोल एंड फंक्शन, RBI का क्या है, नाबार्ड का क्या है, सिडबी का क्या है, और कुछ अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि नाबार्ड खुद एक फाइनेंस की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी उतना ही फोकस करिए कि आपको बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट अबाउट सिलेबस। फेज 1 देखें, फेज 2 देखें, ठीक है। दोनों का हमने जो सिलेबस है अच्छी तरह से उसको डिकोड किया है भी, क्या सिलेबस, कितने टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जो है सीखने को मिला, आपके लिए जो एक पाथ है वो इजी बन गया। एंड डेफिनेटली अगर आप भी नाबार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो अगर आप अभी से अपना वेल प्लान्ड होके चल रहे हो, सो यू आर ऑलरेडी 1 किलोमीटर अहेड, कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिलेबस को क्लियर कट आपने आइडेंटिफाई कर लिया भी क्या सिलेबस है,
प्रॉपर टॉपिक्स के, क्योंकि अक्सर नाबार्ड बाकी जो है क्वालिफाइंग सेक्शन के हमें टॉपिक्स नहीं बताता, ठीक है, वो सिर्फ ARD का बता देगा हमें। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम में मैंने आपको सारे टॉपिक्स पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो बताने की ट्राई किया। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया रहेगी एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह जो है, आप लोगों की भी दौड़ शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। एंड अगर आप अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हो तो डेफिनेटली आप इस दौड़ में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है वो आगे रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा जो है नाबार्ड ग्रेड ए का बैच जो कि स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाला है, सो आप में से जितने भी बच्चे उसमें एनरोल होना चाहते हैं एंड जो अपने आप को एक नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की तरह देख पा रहे हैं, तो जरूर यू आर वेलकम एंड हम लोग बहुत सारी क्लासेस में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक ध्यान रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।